बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 1 का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि आप लोग अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी नेचर से तो आप वेल नोन होंगे, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। रिलेटिव्स जो हैं ये जो है बहुत ज़्यादा जो है ना क्लेवर और शार्प माइंडेड जो हैं लोग होते हैं। जैसे वो आपके घर जब आते हैं तो उनका बेसिक क्वेश्चन आपके फादर से या मदर से क्या होता है कि आपके बेटा जो है वो कौन सी क्लास में है। ठीक है, अगर आप कहते हैं हमारा बच्चा जो है इस साल 12th के जो एग्जाम देने लगे हैं, यानी अच्छा 11th में कितने मार्क्स थे उसके? आप कहेंगे जी 11th में उसके लेट से 60% थे या 70% थे, 80% थे। जितनी मर्जी हाई परसेंटेज आप बोल दें अपने रिश्तेदारों को, उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की परसेंटेज हाई बताना। वो फिर आगे कहेंगे नहीं हम अच्छा 80% आए हैं, हमारी बेटी को देखो या हमारे बेटे को देखो, उसको 90% आए हैं, उसके 95% आए हैं। मतलब इस तरीके से वो आपको आपके पेरेंट्स की नजर में जो है वो डिग्रेड करेंगे और आपको गिराना चाह रहे हैं। लेकिन हमने आज एक फैसला करना है और एक अज़म करना है और एक इरादा करना है कि इस साल बोर्ड के अंदर हमने अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाना है और उनको बता देना है कि हम किसी से कम नहीं है, और इतनी हाई परसेंटेज लेके आनी है कि जब वो आए आपके घर और पूछें बेटा आपकी परसेंटेज कितनी आई है, जब आप उन्हें कहो ना कि मेरी 85% आई है या मेरी 90% आई है, तो फिर उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो सबसे बड़ा आपके लिए सेटिस्फेक्शन और आंसर होगा, आप लोगों के लिए सुकून का लम्हा होगा कि वो सुनते ही तो उनकी आंखें ऐसे फैल जाएंगी, वो ऐसे देख रहे होंगे हैं इतने ज्यादा नंबर आ गए, कैसे आ गए यार इसके, हमारे बच्चे को इतने आए। उनको भी अपने बच्चे की टेंशन पड़ जाएगी। खैर हमने जो है उनको दिखाना है कि हम इससे कम नहीं है और हमने इस साल बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, इंशाल्लाह आएंगे जब हम मेहनत करेंगे। और इस मेहनत के अंदर आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं आपके सर अली। आप मुझे जो है वो यूट्यूब पर जाएं, केमिस्ट्री विद अली सर्च करें और मेरे चैनल पर स्मार्ट प्लान और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाएं उनको वॉच करें। सिर्फ 10 या 15 मिनट्स की वीडियोस हैं, आप उनको देखें, अंडरस्टैंड करें और एग्जाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स लेके अपने पेरेंट्स का जो सर है वो फख्र से बुलंद करें। ठीक है, तो आज हम जो है 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आपको पता है, वो पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अफिनिटी का वर्ड बेटा जी निकला अफिनस, जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगी। तो डेफिनेशन क्या है जी? एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, दो केसेस की बात होगी जी। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है। कब रिलीज होगी कब एब्जॉर्ब होगी, दोनों आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी। When an electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom to form नेगेटिव आयन। अब इस डेफिनेशन के ना तीन से चार हिस्से बनते हैं। पहली बात तो हमने ये की कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। दूसरी बात ये की कि हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। कहां पर ऐड करने लगे हैं जी? वैलेंस शेल में ऐड करने लगे हैं। और ऐड करने के नतीजे में क्या बनने जा रहा है जी? नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होने लगी है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ थोड़ा सा कि असल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा होता है। कि हमने कोई सा भी जो है वो गैसियस एटम ड्रॉ कर लिया, लेट से ये क्लोरीन का ही एटम है और ये गैसियस फॉर्म के अंदर मौजूद है। और आइसोलेटेड का मतलब ये एक एटम है, इसने किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं की है। यानी कि ये वाला जो आइसोलेटेड का वर्ड है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, यानी कि ये सिंगल है बिल्कुल आप लोगों की तरह। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, सेकंड शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए और ये बाहर से रेड कलर का इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर ऐड अप करवा रहे हैं। कहां पर? इसके वैलेंस शेल के अंदर। अच्छा, जब आप इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड अप करने जाएंगे तो दो तरह की फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेंगी। कौन कौन सी? पहली फोर्स होगी बेटा जी इस एटम का न्यूक्लियस या क्लोरीन का न्यूक्लियस, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड अप करने की कोशिश करेगा और शो करेगा अट्रैक्शन। तो इसी चीज को मैंने लिखा अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। कि न्यूक्लियस जो है ये बड़ा जो है गुड हार्टेड पर्सन है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है। लेकिन उसके साथ साथ या आप न्यूक्लियस को कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये आपके घर में मौजूद जो है बिल्कुल जस्ट लाइक अ फादर, जो आपके घर में अगर कोई, उनके घर में अगर कोई बहू आ रही है तो उसको वेलकम करेंगे।
और इलेक्ट्रॉन जो है इसको आप समझ लें कि एटम का जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उसकी रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आप एड अप करें इससे भी नेगेटिव चार्ज, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक है बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगा रहा है, दूसरी है फोर्स ऑफ रिपल्शन जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अब देखना है इन दोनों फोर्सेस के नतीजे में क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एड अप हो पाता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जी पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? मैंने कहा व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप ये पहला वाला रेड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। तो अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियस की पूरी कोशिश होगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। फिर मैंने कहा मोर एनर्जी रिलीज एंड लेस एनर्जी एब्जॉर्ब। बेटा जी याद रखिएगा जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है तो वहां पर एनर्जी हमेशा क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो न्यूक्लियस जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, एंड लेस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए या इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। नो डाउट कम अमाउंट में देनी पड़ेगी लेकिन लाजमी देनी पड़ेगी। सो रिलीज एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अट्रैक्शन के नतीजे में जो एनर्जी निकल रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के प्रोसेस के अंदर पहले हम एनर्जी देते हैं थोड़ी सी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, और फिर जब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो एनर्जी वहां से रिलीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ रिलीज एनर्जी एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। लेट्स से जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो कितनी है, 50 जूल, जो एनर्जी निकल रही है वहां से इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद वो है 200 जूल, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। कैसे, आप 200 में 50 को माइनस करेंगे तो 150 आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो उस प्रोसेस को नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक का। अब उम्मीद करता हूं डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जब भी किसी एटम के अंदर, अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, सिंगल एटम, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 322 किलो जूल पर मोल। Cl यानी कि क्लोरीन का एक एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -349 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इज शोइंग कि एनर्जी वहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं जी। क्रॉस पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज इंक्रीज होंगी। रीजंस क्या मैंने लिखनी है। पहली रीजन है बेटा जी लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं जी से, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या न्यूक्लियस पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के। अब ध्यान से समझें कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मींस न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा, शेल्स करीब करीब आएंगे। जब शेल्स करीब करीब आएंगे तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अब हमने यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे दो चलो कि आपने ध्यान में रखना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा रिलेशन है बेटा जी, जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप पीरियड में गौर करें कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ये बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही है, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी और वो बढ़ेगी। पीरियड का ट्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रुप में बढ़ते हैं जी अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्या होती हैं जी, डिक्रीज होती हैं। डिक्रीज क्यों होती हैं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हो डाउन द ग्रुप वैल्यूज क्या होती हैं, डिक्रीज। हम लिख भी देते हैं कि अक्रॉस पीरियड मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे और अलोंग ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। तो जी डाउन द ग्रुप जाते हैं वैल्यू आपके पास डिक्रीज होती है। रीजन क्या है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वही ऊपरली बात, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ साइज ऑफ एटम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप ग्रुप के एटम्स देखें, जैसे आपके पास है फ्लोरीन देख लें, आप देख लें क्लोरीन। अब यहां पर एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है बेटा जी 9 और क्लोरीन का होता है 70। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आया है वैल्यू का, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब
एटम का साइज, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के लिए नंबर ऑफ शेल्स के अंदर भी इजाफा होगा। जितने शेल्स ज्यादा होंगे उतना एटम का साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो गया। अब साइज ऑफ एटम इंक्रीज कैसे हुआ? जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जितने शेल ज्यादा होते हैं तो आपके पास जो अंदर वाले शेल्स हैं वो बाहर वाले शेल्स की तरफ या उसके मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि जब आपके पास साइज ऑफ एटम बढ़ेगा या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ कि आपने अगर लेट से एक शादी की हुई है और आपके घर में एक बीवी पहले से मौजूद है और आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं या आप यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर दूसरी लड़की को लाना चाह रहे हैं तो आपकी पहली बीवी कतई ये अलाउ नहीं करेगी। वो क्या करेगी? वो पहले जो आने वाली बीवी है उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। एट द रिजल्ट एटम की तो इज्जत थोड़ी बहुत रह जाती है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और ये जो है यहीं पर रहता है, लेकिन जो आपकी पहले से मौजूद बीवी है वो आपको भी घर से बाहर निकाल देगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बीवी के हाथ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बढ़ जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे वो क्या करेंगे? पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल। जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतनी आपके पास इलेक्ट्रॉन को एडअप करना वहां पर मुश्किल हो जाएगा और उतनी एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बस इतना सा ट्रिक याद रखिएगा, जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा। जहां न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी? कम। तो यहाँ पर आप लिख भी दें कि यहाँ पर क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आता है, व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद नेगेटिव साइन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद पॉजिटिव साइन। जब भी किसी एटम में आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आंसर आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखी जाती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। इसकी क्या रीजन है? ये देखें जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स रिलीज एनर्जी व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू देम। सिंपल सी बात लिखिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एड अप करना अलाउ करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है जब उसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी वहां से क्या हो जाती है जी? रिलीज हो जाती है। बट व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनी नेगेटिव आयन। अब आप यहाँ पर देखें ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया? यूनी का मतलब वन, नेगेटिव का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज आया। But when second electron is added new negative ion, incoming electron is repelled by already present electron। वही वाली बात कि आपके पास आपकी जो एक शादी या दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं तो पहली बीवी आपकी दूसरी बीवी को आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने देगी। सो क्या होगा? सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, एनर्जी इज अब्सॉर्ब, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो शोन विद द पॉजिटिव साइन, जहां पर भी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको पॉजिटिव साइन से राइट अप किया जाता है। तो ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, एनर्जी रिलीज हुई -141 किलो जूल पर मोल। इसी नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो -2 चार्ज आया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होगी? +780 किलो जूल पर मोल। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एकेडमिक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।